नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में अमानक दवाओं का कारोबार, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, जीवन रक्षक दवाइयां टेस्ट में फेल, इसके लिए कौन जिम्मेदार? पैरासिटामोल, शुगर, बीपी, गैस समेत 53 दवाइयां CDSCO टेस्ट में फेल पाई गई हैं। ऐसी दवाएं रोग ठीक नहीं करती हैं, बल्कि नक्कालों की जेब भरती हैं। मोटी कमाई के फेर में चल रही ये कंपनियां नकली दवाओं की बिक्री के खेल से ही मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करती हैं, लेकिन इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होती और धड़ल्ले से ये दवा कंपनियां नकली दवाइयों का कारोबार करती हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने 2 दिन पहले एक लिस्ट जारी की। CDSCO ने 53 दवाओं का क्वालिटी टेस्ट किया था। इनमें से 48 दवाओं की ही लिस्ट जारी की गई। 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। CDSCO की जांच में कुछ दवाई नॉन स्टैंडर्ड पाई गई है। इसका मतलब है कि दवा में करेक्ट अमाउंट का कंपाउंड नहीं है, या कुछ एडल्ट्रेशन होगा, या नकली दवा है। CDSCO की लिस्ट में कई ऐसी दवाइयां हैं जो बड़ी कंपनियां बनाती हैं। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सारी दवाइयां नकली हैं। CDSCO की इस रिपोर्ट में इन दवाओं के बैच नहीं है, बल्कि कुछ खास बैच को ही नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी का बताया गया है। फिर भी यह चिंता का विषय है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि इस मामले में सरकार कितनी गंभीर है और ऐसे मामलों में सख्ती क्यों नहीं? आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? जनहित से जुड़े इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। अगर आप पैरासिटामोल, बीपी, गैस और शुगर की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। दरअसल केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने जब दवाओं की जांच की तो ये दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के हालिया गुणवत्ता परीक्षण में जिस तरह 50 से ज्यादा दवाइयों के नाकाम होने की खबर सामने आई है, उससे साफ है कि इन दवाओं का सेवन जोखिम से भरा है। मरीजों का पहला भरोसा अपने चिकित्सक और उसकी लिखी दवाइयों पर होता है। कई दफा वह डॉक्टर से बिना परामर्श किए दवाएं खरीद लेता है। ये दवाइयां आम चलन में होती हैं। इनमें पेट दर्द, सर्दी, खांसी और बुखार आदि की दवाएं आम हैं। लेकिन केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के हालिया गुणवत्ता परीक्षण में जिस तरह 50 से ज्यादा दवाइयों के नाकाम होने की खबर आई है, उससे साफ है कि इन दवाओं का सेवन जोखिम से भरा है। जांच के दौरान आम इस्तेमाल में आने वाली पैरासिटामोल, पैन डी, कैल्शियम, विटामिन डी की गोलियों के अलावा डायबिटीज समेत 50 से ज्यादा दवाओं में कई कमियां पाई गई हैं। उन्हें मानक गुणवत्ता से रहित बताया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिन दवाइयों को किसी खास बीमारी के लिए इलाज होने का दावा किया जा रहा था, उन्हें खतरे के वाहक के रूप में कैसे बेचा जाता रहा? आपको बता दें कि पिछले महीने 156 दवाओं पर रोक लगा दी गई थी, जो एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन, दर्द निवारक और सर्दी एवं बुखार में प्रयोग में लाई जा रही थी। तब कहा गया था कि इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। सवाल है कि जो दवाएं परीक्षण में नाकाम बताई गई हैं, अब तक उनका सेवन कितने लोग कर चुके होंगे और क्या उससे उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ा होगा? आए दिन गुणवत्ता से संबंधित जांच में दवाओं के नमूने फेल होते रहे हैं। हालांकि दवा कंपनियां ऐसे निष्कर्षों को बहुत तरजीह देने की जरूरत नहीं समझती। अब एक बार फिर जांच के दायरे में रखी गई दवाओं को बनाने वाली कंपनियों से जवाब मांगा गया है और गुणवत्ता के अनुकूल साबित नहीं होने के बाद इनके इस्तेमाल को लेकर आम लोगों को सतर्क किया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि गुणवत्ता की कसौटी पर किसी दवा के फेल होने या घोषित रूप से उसकी बिक्री प्रतिबंधित कर दिए जाने के बावजूद वैसी दवाएं बाजार में कैसे उपलब्ध हो जाती है। दरअसल दवा दुकानों पर उसकी बिक्री को लेकर
जमीनी स्तर पर शायद ही कोई रोक टोक होती है। समय समय पर दवाओं के खतरनाक असर को लेकर अध्ययन सामने आते रहे हैं। ऐसे में इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुणवत्ता से रहित दवाइयों के दुष्परिणामों से कितने लोग प्रभावित होते रहे होंगे। लेकिन सवाल यही है कि सरकार का ध्यान आखिर इस ओर क्यों नहीं जाता? आखिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। जब व्यक्ति बीमार होता है तो दवाइयों का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वही दवाएं अगर व्यक्ति को और बीमार कर दे और इसकी जान पर बनाए तो वाकई एक गंभीर एक मुद्दा है और इस पर सवाल तो उठते हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है अनिल गोयल, बीजेपी नेता, कांग्रेस प्रवक्ता मुर्तुजा मुसावी जी, मोहम्मद अलमास खान जी, शोधकर्ता औषध विज्ञान, प्रोफेसर न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर करण पीपरे जी और सोशल एक्टिविस्ट पिंकी श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अलमास खान जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से रिपोर्ट आई है CDSCO की, इस रिपोर्ट को हम किस तरह से देखें? क्या कंपनियां जो दवाइयां बना रही हैं वो दवाइयां स्टैंडर्ड नहीं है, या फिर जो बात सामने आई कि सिर्फ कुछ बैच की दवाइयों को इसमें कहा जा रहा है नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी, इसको एक आम जनता कैसे समझे? क्योंकि थोड़ी गफलत लग रही है। क्या जो कंपनियां दवाइयां बना रही हैं उसकी क्वालिटी खराब है, या फिर मार्केट में इन कंपनियों के नाम से डुप्लीकेट दवाइयां हैं? अलमास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए एक काम करूंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर करण पीपरे जी, देखिए जिस तरह से रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जनता तो वाकई पशुपेश में होगी, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो दवाइयों का सहारा लेता है, लेकिन अगर वही दवाई उसको और बीमार कर दे, उसकी जान पर बनाए, तो यहां पर वाकई एक गंभीर मुद्दा तो है ही। बहुत ही चिंतनीय है और इस प्रकार की चर्चा अवश्य ही होना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। और यदि केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने इस प्रकार की चेतावनी दी है और सूचित किया है कि दवाओं में गुणवत्ता में बहुत ज्यादा कमी है और उससे इफेक्ट लोगों को होता नहीं है, और यही देखने में आता है कि जो साधारण से साधारण बीमारियां भी हैं और उसमें अगर पैरासिटामोल लेते हैं, सर्दी जुकाम और मलेरिया जैसे बुखार या किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हुआ है और लोगों को 3-3, 4-4 दिन तक आराम नहीं लगता, बुखार नहीं उतरता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों की इसकी जानकारी नहीं रहती है और लोग बाग सीरियस होकर के खत्म भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इतनी सारी 53 दवाइयों का जो जिक्र हो रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है। यही दवाइयां हैं जो खास हैं और मानव शरीर में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इन्हीं दवाइयों को जिस प्रकार से किराने की दुकान में और चौराहों में और छोटे छोटे पान ठेलों में भी पैरासिटामोल नकली वाली जो बिकती है, सस्ती वाली बिकती है, जिसमें कमीशन खाया जाता है और बिना डॉक्टर के पर्चे को देते हैं लोग बाग। क्लोरोक्विन है, अपना सिफ्लॉक्स है, एमॉक्सिसिलिन है, और भी दूसरी डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की दवाइयां हैं। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो ऐसी बीमारियां की आगे उचित इलाज डॉक्टर ने लिखा है और वो नकली दवाएं लेगा तो सीधे वो सीरियस होकर के डायलिसिस में चला जाएगा, और उसके बाद भी अगर उसे आराम नहीं लगा तो वो मौत के मुंह में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा, पैसा भी खर्च नहीं कर पाएगा, इतना सीरियस हो गया। तो मैं समझता हूँ इसे बंद होना चाहिए। सरकार को इस पे तत्काल बंद कराया जाना चाहिए, इसकी खोज की जाए, इसकी जांच की जाए और सख्त निर्देश निकाले जाए ताकि मानव समाज इससे सुरक्षित रहे और बीमारियों में जो डॉक्टर लोग दवाओं लिखते हैं उन सही दवाइयों को उचित माध्यम से क्रय कर वे अगर इस्तेमाल करेंगे और चिकित्सालय में भी इसका उपयोग होगा तो मरीजों की जान बचेगी। बिल्कुल वाकई डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से ये गंभीर मामला है, इस गंभीर मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई लेनी होगी, देखना होगा इस रिपोर्ट के बाद और किस तरह से सख्त कार्रवाई सामने आती है। पिंकी श्रीवास्तव जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कई मुद्दों को उठाती हैं, सरकार के सामने भी आप उसको लेकर आती हैं, जनता के सामने भी आप उसको लेकर आती हैं। इस मामले को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? आपके संज्ञान में ये मामला जब आया और किस तरह से पहले भी आपने देखा इस तरह के मामले में, क्या कुछ आप इस मामले में मिलीभगत देखते हैं? किस तरह का षड्यंत्र आप इसको समझ पाते हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी।
सर सबसे पहली बात तो जैसे ही मुझे ये खबर पता चली कि पैरासिटामोल और टेल्मा एच और पेंटोसेट टाइप की जो दवाइयां हैं जो कि रोजमर्रा में सर्दी बुखार जुकाम और मल्टीविटामिन की कुछ दवाइयां जो हैं वो सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतरी हैं। तो सर सबसे पहले तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि ये दवाइयां सिर्फ हम कंज्यूम नहीं करते हैं, ये दवाइयां हम हमारे बुजुर्गों को देते हैं और हमारे बच्चों को भी देते हैं, जिसमें बीपी की दवाइयां, शुगर की दवाइयां तो बुजुर्गों को बहुत नॉर्मल बात हो गई है सर। तो ये एक बहुत बड़ा शौक है पूरे भारतीय समाज के ऊपर कि ऐसी दवाइयां जिनको हम जीवन रक्षक समझ रहे हैं वो दवाइयों में मिलावट है। सर मान लेते हैं कि चलिए दूध वाला दूध लेके आता है, रास्ते में वो क्या कर रहा है उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, या मिलावटी और खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें सरकार का कोई नियंत्रण, कहीं पे चूक हो सकती है। लेकिन जब हम दवाओं की बात करते हैं तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है सर उसके ऊपर पूरा सरकार का नियंत्रण होता है। और ड्रग, हमारे यहाँ तो ड्रग ऑफिसर्स भी हैं जो पहले ड्रग लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद ही कोई कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती है। तो ये इतने सालों बाद अचानक आज आपको कैसे पता चला? आप कर क्या रहे थे इतने सालों से? न जाने कितने लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए होंगे और जिनको सुबह दोपहर शाम इस तरह से दवाइयां दी गई होंगी, तो वो लीवर उनका बचा होगा या और खराब हो गया होगा। तो ये तो बहुत ही मतलब आज अगर किसी ने मैं अगर कहीं मैंने किसी अपने को खो दिया है और आज मुझे पता चलता है कि मैंने 10 साल तक उनको जो दवाइयां बीपी कम करने की दी थी वो दवाएं कहीं ना कहीं मिलावट से भरी हुई थी, या वो दवाओं के पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा था, या मिली भगत से कोई फैक्ट्री चल रही थी और उसके अंदर वो नकली दवा बन रही थी और उसके कारण मेरा कोई प्रियजन 10 साल पहले या 2 दिन पहले भी मुझसे दूर चला गया, तो ये तो मेरे लिए बहुत एक सदमे वाली बात हो गई ना सर। इसका कौन जवाब देगा यहाँ पर? तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ इस बात से, और मैं सरकार पर मतलब सरकार को किसी तरह से माफ नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर कि ये मुद्दा इतने दिनों बाद आया। अच्छा सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए, उनकी सर्विसेज टर्मिनेट की जानी चाहिए और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। वो फूड ऑफिसर जिसने साइन किया था कि ये फैक्ट्री सही चल रही है, मैं तो सिर्फ उसी को दोषी मानती हूँ, बाकी इसमें किसी का भी दोष नहीं है। बिल्कुल, बाकी देखना होगा क्या कार्रवाई होती है इसमें। मोहम्मद अल्बाज खान जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अल्बाज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अल्बाज जी, देखिए आप शोधकर्ता हैं औषध विज्ञान में, और जो भी कंपनी होती है कई शोध करके फिर उन दवाइयों का निर्माण करती है, लेकिन अब जो एक रिपोर्ट आई है CDSCO की, पहली बात तो इस रिपोर्ट में थोड़ी सी गफलत है कि जो कंपनी बना रही है क्या वो प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी के नाम पर नकली दवाइयां बनाकर मार्केट में इसको उपलब्ध करवा रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं, और जनता जो है कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूज्ड है जनता, वो कैसे अपने आप को क्लियर करे इस रिपोर्ट के माध्यम से? देखिए, मैं ये बता दूं, फार्मा में रहने के बैकग्राउंड के बेस पे कि कोई भी दवाई जो बनती है तो उसके कई मारक होते हैं, USP, BP और IPP बोलते हैं। आपने कभी दवाइयों के पीछे देखा होगा, लिखा होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये जो फार्माकोपिया है ये स्टैंडर्ड मानक होते हैं, इससे पता लगता है कि दवाई की प्योरिटी क्या है, दवाई क्या किस मानक पे है। अभी आप देखेंगे US फार्माकोपिया या US स्टैंडर्ड की दवाइयां हैं, उनका मानक काफी हायर माना जाता है। और अगर आप उसको देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर उसके प्लांट बहुत कम है, यानी कि उसके द्वारा मिली जाने वाली दवाइयां बहुत कम है। ज्यादातर दवाइयां जो देखेंगे आप या तो IP हैं या BP मिलती है ब्रिटिश फार्मा। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप आपने न्यू रिपोर्ट की अगर बात करी है, जो हमारी रिपोर्ट आई है, इस तरीके की रिपोर्ट हम पहले भी सुनते रहे हैं कि जैसे अभी आपने सुना होगा अफ्रीका के अंदर कुछ बच्चों को कफ सिरप्स जो गए थे उससे कुछ इश्यूज आ गए थे और फिर उनको नोएडा में कंपनी को बैन करना पड़ा था उस वजह से। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार जो रिकरेंस हो रहा है, जो बार बार जो इश्यूज आ रहे हैं, बार बार जो हम जो इस चीज को पता लगता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका रूट कॉज कहाँ है, जब ये हमें पता लगेगा तभी हम इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। इसका सोल्यूशन प्रॉब्लम ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो आप अगर कई बार अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो स्मॉल टाउन के, स्मॉल लेन के छोटे छोटे घरों में भी आपको मिल जाएंगी। ऐसा है, मतलब ये आप अगर फाइंड आउट करेंगे, लोगों ने इसको स्थापित कर रखी है।
वो अभी आप एक रिसेंट न्यूज में ये पता बिल्कुल, लगा लेकिन था कि तो क्या इसको इस तरह से समझ सकते हैं अलमाज जी कि जो कंपनी स्टैंडर्ड रहता है वो तो शुरुआत में मेंटेन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड खत्म होते जाता है, खराब होते जाता है, पैसे बचाने के चक्कर में, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। हाँ, मैं ये वही बता रहा हूँ। जैसे कि अभी रिसेंट ऑनलाइन कंपनीज के ऊपर भी एक न्यूज काफी वायरल हुई थी कि उसमें सब स्टैंडर्ड और स्प्यूरियस ड्रग जो है, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को काफी सेल आउट किया जा रहा था, सेम ब्रांड नेम्स की दवाइयों को सेल किया जा रहा था, वो काफी फेमस हुआ था। प्रॉब्लम यही है कि जब आप परसेंटेज प्योरिटी, एक वर्ड होता है परसेंटेज प्योरिटी, यानी आपकी दवाई कितनी प्योर है वो पता लगाना आपको बहुत जरूरी है कि आप जो दवाई ले रहे हैं उसके अंदर शुद्धता कितनी है। लेकिन वो शुद्धता का जो मानक है वो फार्माकोपिया से स्टैंडर्ड होता है। और जब आप अगर इस चीज को देखेंगे मार्केट के अंदर तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी फार्मा कंपनियां जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं सिक्किम में, मुंबई में, गुजरात में, वो उस परसेंटेज प्योरिटी को नहीं लागू कर रही हैं। वो होता क्या है कि वो दवाइयां, वो कहते हैं कि हमने 99%, 92% प्योरिटी पे दवाइयां पास करी हैं, उसको चेक कौन करेगा? आज मैं पहले ये हुआ करता था कि सिप्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग ले रही है, गैलेक्सो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ले रही है, लेकिन ये कट थ्रोट जो कंपटीशन मार्केट में आया है, जिसके अंदर न्यू पीपल जो मार्केट में एंटर हो रहे हैं, जो 2, 4, 5 लाख रुपए के बेस पे जो लोग कंपनीज बना रहे हैं, तो उनकी जो कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए जो हमारे बड़े बेंचों और बड़ी कंपनियां थी, जैसे गैलेक्सो है, सिप्ला है, कैडिला है, जिन्होंने इतनी अच्छी प्योरिटी सालों साल दी है, उनको अपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी को डाउन करने पे मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज को अपना। बिल्कुल, लेकिन वही बड़ी बात आप बता रहे हैं अलमाज खान जी, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कपड़े वाला प्रोडक्ट नहीं कि चलिए ठीक है आपको लग रहा है कि अगर क्वालिटी आपकी ज्यादा है और जिसके चक्कर में आपको नुकसान हो रहा है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई कपड़ा आपका 2 साल चलता है, 3 महीने में, 4 महीने में खराब हो जाए, ये जिंदगी का सवाल है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि आप अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट को बचाने के लिए आप क्वालिटी कम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं शर्तों के साथ इन कंपनियों को लाइसेंस मिलता होगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अनिल गोयल जी, देखिए पिछले 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, तो जिम्मेदारी तो पूरी आपकी बनती है, जिम्मेदारी से आप बिल्कुल नहीं बच सकते। अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो सरकार इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। और आखिर क्यों इतने सालों से चीजें ऐसी होती आ रही हैं और अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है? 10 साल से ज्यादा आपकी सरकार है केंद्र में, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और मेरे पूर्व जितने भी मेरे साथियां बैठे हुए हैं, सबकी बातों को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और सबने बड़ी महत्वपूर्ण बातें करी। और सरकार तो अपना काम कर रही है और करेगी, और जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि ये भी जो सैंपल लिए गए हैं वो भी हमारी जांच एजेंसियों ने, केंद्रीय जांच एजेंसी, उन्होंने सैंपल लिए हैं, उन्होंने ये बात सबको आउट करा है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक बात से मैं आपसे जरूर आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को बताना चाहता हूं और आपसे भी शेयर करना चाहता हूं कि सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जो हम जनता हैं, जो यूजर हैं, जो दवाई लेते हैं, वो कम से कम दवाई अपनी किसी विश्वसनीय दुकान से लें, जिस दुकान पर इनका विश्वास हो। कई बार क्या होता है कि जैसे मानो ऑनलाइन हमने दवाई मंगा ली या किसी रेडी से, पटरी से, जैसा भी चर्चा में विषय भी आ रहा था कि हमने। अनिल गोयल जी, कोई फुल्की की दुकान नहीं है कि रेडी पटरी मिल जाती है, दवाई की दुकान है, दवाई की दुकान के लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, और ये वहां के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी दवाई की दुकान कहीं पे भी रेडी पटरी में खुल जा रही है तो उसको बंद कराइए, कोई फुल्की की दुकान थोड़ी है ये कहीं पे भी खुल गई। भागीरथ जी, बहुत बढ़िया। आप सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन मेरा जो जिन्होंने दवाई लेनी है, अगर वो भी दवाई जो है वहां से ले जहां पर उनका अपना विश्वास है। मैं कोई अनिल गोयल जी, वो तो जनता करती है, उसको जहां से लगता है कि मुझे ठीक दवाई मिलेगी वहां जाती है जनता। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, फुल्की की दुकान नहीं कि कोई भी कहीं भी खोल के अपनी दुकान लगा लेगा, दवाइयों की दुकान है। यहां पर स्थानीय जो प्रशासन है उसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि कहां पर दवाई की दुकान खुल रही है, कहां पर लेबोरेटरी खुल रही है, जहां पर खून की जांच हो रही है। यह सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। भागीरथ जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। सही बात तो यह है, मैं आरोप प्रत्यारोप पर नहीं आ रहा हूं। जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है, जहां पर अन्य पार्टी की गवर्नमेंट है वहां अन्य पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा, लेकिन मैं इन जनरल बात क्या कह रहा हूं कि जब कई बार हम जब दवाई लेने के लिए जाते हैं
और दवाई लेने में केमिस्ट भी जो है हमें दवाई दे देता है, कच्ची पर्ची दे देता, हम लेकर के आ जाते हैं। अगर हम उस दवाई का भी उसका बिल लेकर के आए, अगर उस दवाई को भी हम एक उस दुकान से खरीदें जिस पर हमारा विश्वास है, तो निश्चित तौर पर जो फर्जीवाड़ा है, जो नकली दवाइयों का धंधा करने वाले हैं, उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर वो दवाई कहीं असर नहीं करे, कोई दिक्कत है, तो उसके पास हमारे पास पर्ची होने के बाद में कहीं ना कहीं हमारे पास उस पर क्लेम करने का भी रास्ता बनता है। मेरा कहने मतलब ये है कि लेकिन अनिल जी, जिस तरह से अलमाज जी ने कहा, आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि कंपनियां अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए अपनी क्वालिटी खुद खत्म कर रही है। तो कंपनियों की दवाई भी इंसान ले रहा है, उसको ये भी डर है कि वो क्वालिटी उसमें वो मेंटेन है कि नहीं। उस वक्त फिर जनता क्या करेगी? वो तो अच्छी दुकानों से ले रही है, दुकानदार भी अपने जो क्वालिटी वाले मेडिसिन बेच रहे हैं यही सोचकर, लेकिन कंपनियां वहां पर इस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही, तो कोई क्या कर सकता, मुझे बताइए। ये तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी ना, कि जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है जहां पर दवाइयां बनती हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा। और दूसरी बात यह है कि जो भी अधिकारी हैं जिनके टाइम में ये सब काम हो रहा है, जिनकी देखरेख में ये सब काम हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। मैं दोनों बातें कह रहा हूं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन और दूसरी बात, जो कंपनियां अपनी क्वालिटी डाउन कर रही हैं, निश्चित तौर पर उनको बाजार से भी आउट होना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनियां नहीं दे सकती। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा देश पूरे विश्व में लगभग चौथे नंबर पर दवाई निर्माता है, और अगर ये एक सबसे बड़ा पूरे विश्व में भी हमारी छवि खराब होती है, तो ये सच्चाई इसी बात में है कि सरकार तो सख्त से कदम उठाएगी और उठा भी रही है, लेकिन हम भी अगर थोड़े जागरूक हो जाएंगे। लेकिन अनिल, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये जनता की जिम्मेदारी शायद 1% हो सकती होगी, लेकिन 99% जिम्मेदारी इसमें केंद्र सरकार की है, और उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। ना कि हम ये बोल, देखिए एक जनता है, गरीब आदमी उसके घर में कोई परिजन बीमार है तो उसको जहां से दवाई मिलेगी वहां से दवाई ले लेगा वो, क्योंकि जो पर्ची में लिखा है वो लेके जाके दुकान में दे देता है। कई ऐसे गांव है जहां पर 3-4 गांव में सिर्फ एक ही दुकान होंगे। अब वो ये थोड़ी सोचेगा कि मुझे यहां से लेने के लिए लेनी है, उसको जहां से वो दवाई मिलेगी वहां से वो लेता है। हाँ, कुछ ऐसी चूरन टाइप की दुकानें होती हैं जो अपने आप को खुद वैद्य बताते हैं, वहां से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, लेकिन दवाई की दुकान एक प्रॉपर लाइसेंस के साथ मिलती है। मुझे लगता है यहां सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, जनता को इस पर नहीं थोपना चाहिए। मुर्तुजा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो कहीं हैं आप लोग के पास, लेकिन ये मुद्दा वाकई गंभीर है। हालांकि यहां पर अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की वो निभाएंगे जरूर, लेकिन वो थोड़ा सा सीख भी दे रही जनता को। हालांकि मुझे लगता है जनता को इसमें सीख देने की आवश्यकता नहीं है, दवाइयों वाला मामला पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आपका पक्ष? जी, मैं एक बात बता दूं आपको, 21 मार्च 2024 में जयराम रमेश जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता भी है और हमारे मीडिया सेल के इंचार्ज है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि दवाई जो है सब स्टैंडर्ड की आ रही है, जिसमें कुछ कंपनियों के उन्होंने नाम भी लिए थे और 35 कंपनियों के नाम लिए थे, जिसमें 7 कंपनियों के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई। और एक चीज ये बता दो मैं आपको, वही टाइम जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी चल रहा था। तो जब हम लोगों ने वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जांच की, तो उसमें ये निकल करके आया कि 1000 करोड़ जो है वो ड्रग्स कंपनीज ने मतलब मौजूदा सरकार को दी, पार्टी को दिए हैं। एक चीज ये है कि जब चंदा आप इस कदर चंदाखोरी हो गई, तो आप सोचिए, चंदा दीजिएगा और धंधा लीजिएगा। आप यकीन जानिए, बात मेरे मिलने वाला मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि हिस्सास मसला है, मैं इसमें पॉलिटिक्स वाली बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ आपसे। कई रियल एस्टेट कंपनीज इस वक्त जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कन्वर्ट हो गई है, बल्कि एक वो कंपनी रखते हुए ये कंपनीज खोली है। ये जो है ये कमाई का धंधा नहीं है, ये सेवा का धंधा है। अगर आप देखा जाए तो आप सोचिए, बीमार जो है वो दवाई लेता किस लिए है? कि वो बीमारी दूर हो जाए, उसका इलाज हो जाए। आप एक इतनी बड़ी मतलब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये केंद्र के अंदर आती है, ये अगर नजर नहीं रख पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप दुकान देख करके लीजिए, दुकान समझ करके लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमको तो वो दुकान वाले पे भरोसा करना है। तो फिर कंट्रोल कौन कर रहा है ये सब चीजों पे? बिल्कुल, वाकई एक बड़ा सवाल तो है। बहुत बढ़िया। मैं एक बात बताता चलूं इसमें
कि आप जो है, मैं क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, भाई साहब जो है बीजेपी के, मैं इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल ही नहीं लेके आ रहा हूं। देश की जनता जो है आज बहुत परेशान है। आप सोचिए, आप कई चीजों पे, कई फ्रंट्स पे हम जो है परेशान हैं। अगर हम बीमार, अब हमारे घर में बीमार होते कौन? या तो छोटे बच्चे होंगे या बुजुर्ग होंगे। अगर कोई दवाई खरीद करके लेके आके दे दें तो वो दवाई जो है उनके इलाज के लिए लेके आके दे रहे हैं, ना कि इलाज हो बल्कि और उनकी तबीयत बिगड़ जाए या इस किस्म से कोई चीजें बढ़ जाए। तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार से कि इसके ऊपर आप जो है कड़क से कड़क कानून लाइए, सख्त कानून लाइए, और खासतौर पे ऐसा कानून लाइए कि अगर कोई कंपनी सब स्टैंडर्ड अगर बनाती है तो उनको भी बंद कीजिए, और साथ ही साथ अगर वो कंपनीज के नाम पे कोई डुप्लीकेट कंपनी, अगर मतलब वही ब्रांड जो है डुप्लीकेट अगर निकालता है तो उसको भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर हो, और ऐसा प्रावधान पैदा कीजिएगा कि वो जेल से निकले ही ना। बिल्कुल, प्रावधान की बात कर रहे हो आप। ठीक है, ठीक है अलमाज जी, प्रावधान की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रावधान तो मुझे लगता है इसमें होगा, पूरे एक प्रॉपर एक बॉडी होगी जो कंट्रोल करती होगी। फैक्ट्री में भी खुद रहते हैं, फैक्ट्री में भी खुद कंट्रोलर होते हैं जो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। चलिए, फैक्ट्री के लोग हो सकता है शायद मिली भगत करके उस क्वालिटी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें, लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ बॉडीज तो होती होगी जो समय समय पर जाके फैक्ट्री में जहां पर दवाइयां बन रही है उनको चेक करती होगी। जो डुप्लीकेट बन रही है दवाइयां, उसको लेकर भी सरकार के पास एक बॉडी तो होती होगी, लेकिन ये काम कैसे करती है? क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है शायद वो काम नहीं कर पा रही बॉडीज, ये इसलिए इस तरह की यहां पर ये जो हमारे सामने रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बता रही कि जो भी बॉडीज बनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। लेकिन प्रोसेस क्या होता है अलमाज जी, ये कैसे इन क्वालिटी को चेक किया जाए, क्या प्रोसेस रहता है? मुर्तजा जी, आऊंगा आपके पास। वो मेजर करने के लिए आप इनिशियल स्टेज पे देखेंगे तो जो दवाई का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसको हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो हम चाइना से मंगाते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है कि प्योरिटी का मंगाया जा रहा है। आप उसके अंदर कलर ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। अलमाज जी, मुझे लग रहा है शायद आपने स्पीकर ऑन करके रखा हुआ है, उसको आप ऑफ कर दीजिए। सॉरी जी जी, शायद आपने स्पीकर भी ऑन करके रखा हुआ है आपके सिस्टम में, उसको ऑफ कर दीजिएगा। आपकी आवाज थोड़ी सी यहाँ खराब आ रही थी। अभी ठीक आ रही है मेरी जी आवाज? जी, अभी ठीक है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि प्रॉब्लम ये है कि जो आप दवाई बना रहे हैं उसका जो पहला पहलू है वो है आपका एपीआई, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। वो हम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। वहां से लेके दवाइयों के लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि टैबलेट फॉर्मुलेशन तक हर स्टेप के हर पहलू की जांच के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनी हुई है। ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। लेकिन जब आप दवाइयों के सेलिंग स्टैंडर्ड को भी सेट नहीं करते, इससे पहले भी मैंने बताया था क्वालिटीज के क्या इशू हैं। जैसे आपने एक सुना होगा, एक आंखों में डालने का बड़ा छोटा सा एक कैप्सूल आया करता था, क्लोरोफेनिकॉल, सुना होगा आपने, छोटा सा आता था व्हाइट कलर का। वो आप जाके किसी किराने के या परचून के स्टोर से भी ले सकते हैं, 5 रुपए का। वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है और आई के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये आज नहीं, ये सालों साल से हो रहा है। और ये प्रॉब्लम क्या है कि वो जो लोग हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं, जो लोग हैं, वो जो सेल करते हैं लोकल किराना स्टोर पे, वो जाते हैं वहां से कहीं से भी खरीद लाते हैं। अब देखिए, लोकल एक दवाई है आई की, उसको कोई मना नहीं करेगा सेल करने से पहले कि भाई कहाँ ले जा रहे हो। आप जैसे ऑइंटमेंट्स हैं जो ये हम लगाते हैं एक्ने के लिए, आप सोच सकते हैं कॉस्मेटिक की दवाओं पे स्टोर्स पे आमतौर पे मिल रहे हैं, वो बैक्लोमिथासोन, क्लोट्रिमाजोल बड़े आराम से मिल जाते हैं, जो कि एक स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। तो जैसे आपने मुझे बताया कि जो फॉर्मुलेशंस होती हैं उनके पैमाने सेट हैं, कितने प्योरिटी पे होना है पास, कितने फॉर्मुलेशन को कितनी देर के लिए पीएच रखना है, क्या टेम्परेचर रखना है, क्या उसको आपको फॉर्मुलेशन को कितनी देर के लिए उसको सॉल्युबलाइज करना है, कितना बाइंडिंग एजेंट डालना है, हर चीज सेट है। ऐसा नहीं है मशीन सेट तो है, लेकिन क्या क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? कंपनी जो भी सेट है उसके प्रॉपर उसको फॉलो कर रही है या फिर खुद ही अपनी क्वालिटी को कम कर रही है? यहाँ पर देखिए, कोई भी कंपनी खिलवाड़ अपने स्टैंडर्ड से नहीं करती, क्योंकि होता क्या है, उसको पता है कि कोई कंज्यूम करेगा तो उसको बॉडी पे हार्म हो सकता है किसी चीज को लेकर। हाँ। लेकिन जब हमारे टारगेट वर्सेस सप्लाई की बात आती है तो ऑब्वियसली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे एरर होने के चांस हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये अभी क्या है, एआई के आने के बाद डॉक्टर रेड्डी ने हैदराबाद में एआई बेस्ड एक प्लांट बनाया है
ये वन ऑफ अ प्लांट है, लेकिन हम इतने ऑटोमेटाइज अभी हुए नहीं है, मैकेनिकल ही प्रोसेस है अभी सारा का सारा। तो जब आपके कंजप्शन वर्सेस सप्लाई का रेशियो की बात आती है तो पूरा चांस है कि एरर होने के चांस है, क्यों पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। ठीक है, वाकई आप एरर की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर लोगों की जब जान की बात आती है तो 0% भी यहां पर एरर नहीं होना चाहिए, 0.1 भी नहीं होना चाहिए, और 100% यहां पर प्योर कंट्रोल होना चाहिए ताकि किसी की जान पर नहीं बनाए। डॉक्टर करण पिपरे जी, देखिए मैं आऊंगा पिंकी जी, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर करण पिपरे जी, जब डॉक्टर दवाई लिखता है उस वक्त जो जनता होती है, पेशेंट्स होते हैं, उनके परिजन होते हैं, जब उस पर्ची को लेकर जाते हैं वो दुकान में, तो हम देखते हैं कभी कभी कंपनी के नाम भी लिखे रहते हैं, लेकिन दुकानों में जाओ तो कहता है कि कंपनी ये सेम तो नहीं है, लेकिन जो केमिकल फॉर्मेशन वही सेम है। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो डॉक्टर जो कंपनी लिखती है वही लेना चाहिए, कि कभी कभी कहते हैं कि दूसरे केमिकल फॉर्मेशन में आप लेकर चले जाइए। कैसे जनता उस दवाई को सही तरीके से खरीद सके? क्या उसको ध्यान देना चाहिए जो डॉक्टर कंपनी लिखे वही ले, और या फिर जब दवाई लेने के बाद कैसे वो समझे कि जो मैं दवाई ले रहा हूं उसकी क्वालिटी सही है? कैसे उसको पता चले, कैसे वो समझ पाए? देखिए, मैं मानता हूं कि दवाइयां लेना और दवाइयां प्रिस्क्राइब करना दोनों ही मरीज के लिए एक प्रकार की तात्कालिक व्यवस्था है, एक इमरजेंसी है। और डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर जब किसी औषधि को लिखता है, जैसे उन्होंने RX बना करके बुखार और सर्दी जुकाम के लिए सिप्लॉक्स या एमॉक्सिसिलिन लिखा है और कंपनी का भी नाम लिख रहा है, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर को उस दवा पे विश्वास है, और यह विश्वास है कि इस मरीज में यह कारगर होगी। और उसकी जगह पे यदि वो दूसरी सस्ती लोकल, जैसा कि हमारे एक भाई साहब ने बताया कि छोटे छोटे मोहल्लों में बन रही है और तहसील ब्लॉक में बन रही है दवाइयां, और हजार गोलियों के डिब्बे, कैप्सूल के डिब्बे लोगों को मिल रहे हैं, और सस्ती दवाइयां बन रही हैं जो उसके मेडिकल इंस्पेक्टर होते हैं उनकी नजरों के सामने निकलती हैं, और वो भी कमीशन खाते हैं। और जिला स्तर पे, जैसे कि आपने बताया कि वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो जिला चिकित्सालय अधिकारी होता है, CMHO होता है, DHO होता है, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्जन होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, सबको इसकी खबर होती है कि कहाँ पे कौन सी नकली दवाइयां बन रही हैं, कौन से इंजेक्शन बन रहे हैं, किस इंजेक्शन के वायल में पानी है और किस में सही दवा है, किस बोतल में रिंगर लैक्टेट है या किसी में सिर्फ जल भरा हुआ है या ग्लूकोज की सैलाइन में कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का। तभी तो रोग बढ़ जाते हैं और मरीज सीरियस होकर मर जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का यही उत्तर सही है कि डॉक्टर ने यदि जो दवा लिखा है तो केमिस्ट के पास में वो कंपनियों की दवाइयां रहती हैं। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनियां हैं और दवाइयां हैं, इन्हें उसको अल्टरनेटिव जो सस्ती दवाइयां खरीद के केमिस्ट भी रखता है और मुनाफाखोरी करते हैं। इसको नहीं बेचना चाहिए। इस पे जनता की कोई भी गलती नहीं है। जैसे भाई साहब ने बताया कि इस पे निगरानी होना चाहिए, शासन को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वे अधिकारी जो इसमें कमाई कर रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं और जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज का रोग हो और जिसमें एंडोफार्मिन वगैरह है और दूसरी दवाइयां हैं और एंटीबायोटिक है, सीरियस मरीजों को लगती है, निमोनिया से लेकर के ब्रेन हैमरेज और इंटेस्टाइनल डिसीज से लेकर के बोन की डिसीज है और कैंसर में भी काम आती है। और जब मरीज को रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो मरीज का रिश्तेदार बार बार डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब आपने तो जो दवाई लिखी थी हमने उसी दवाई को खरीदा और मरीज को आराम नहीं लग रहा है और सीरियस हो गया और नर्सिंग होम में फिर से हमें भर्ती करना पड़ा। तो जनता, हर जगह जनता को चूसा जा रहा है। जनता के जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो मारे जा रहे हैं, सीरियस हो जाते हैं तो उनको कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके, गहने बेच करके अस्पताल में जाकर के इलाज कराया जाता है। कोई देखने वाला नहीं है। और इस समय जैसा कि आपने बताया कि इतनी लंबी लिस्ट है, केंद्रीय जांच जो नियंत्रण संगठन है उसने बना के दिया है, इसमें हजारों लोगों की जान रोज जा रही है। अभी अब हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन लोग मर रहे होंगे नकली दवाइयां लेकर के, उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है, उनको सीरियस होते चले जा रहे हैं वो लोग और अस्पताल से डॉक्टर भी बदनाम ना हो करके उसको छुट्टी भी दे देते हैं, घर चले जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसमें रोक लगना चाहिए। आज भारत बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं और जांच भी होती है। तो मैं समझता हूं कि उसमें भी कमीशन खोरी होती होगी। जो नकली दवाइयां उसकी भी रिपोर्ट सही दे करके और मार्केट में आती है और केमिस्ट के पास आती है और मरीज उसे खरीदता है, तो इसमें बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत है और उन्हें पनिशमेंट भी देना चाहिए। जो इससे जुड़े लोग हैं इनकी पहचान आसानी से हो जाती है।
तो बिल्कुल बिल्कुल, जो पहचान की बात करें वाकई यहाँ पर आसान अगर नहीं हो तब भी सरकार को सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए ताकि जो छुपे हुए लोग हैं वो बाहर निकल के सामने आए और उनकी धरपकड़ जल्द से जल्द हो। ठीक है पिंकी जी, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं आप, जो भी आप कहना चाह रही थी। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर कहें कि सरकार, अगर आप किसी से पूछोगे दवाई को लेकर, इंसान थोड़ा सचेत हो जाता है क्योंकि वो उसी वक्त दवाई लेता है जब बीमारी होती है। यहाँ पर पूरी बॉडीज भी बनी हुई जो क्वालिटी को मेंटेन करती है, लेकिन यहाँ पर क्या, अब ये जो मार्केट है, जो एक सेवा का मार्केट है या फिर लोगों को ठीक करने का मार्केट है, अब वो भी प्रॉफिट में उलझ गया है, इसलिए चीजें हम देख रहे हैं इस तरह की सामने आ रही है। सर मैं बिल्कुल इसी विषय पे बात करना चाह रही थी। सर अभी जब से ये इंश्योरेंस वाला आपका मेडिकल इंश्योरेंस और ये सारी चीजें आई हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला मार्केट बन गया है सभी लोगों के लिए। मरीज को थोड़ी सी भी बीमारी है, डॉक्टर सजेस्ट कर देता है डिलक्स पैकेज ले लीजिए, हमारा सिल्वर पैकेज ले लीजिए, गोल्डन पैकेज ले लीजिए, मरीज को भर्ती कर लिया। अब बिना मतलब के, चाहे उसको दवाइयों की जरूरत हो या उसे दवाइयों की जरूरत नहीं हो, वो ठूसे जा रहे हैं इंजेक्शन, और मरीज सोचता है कि ठीक है मेरी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, मैंने मेडिक्लेम लिया हुआ है, मेरी पॉलिसी से मुझे मेरा रिफंड मिल जाएगा। मरीज भी आराम से हॉस्पिटल में एडमिट है, दवाइयां लगे जा रही हैं, सिरिंजें लगे जा रही हैं, क्या उसके शरीर में जा रहा है किसी को लेना देना नहीं है। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डॉक्टर की थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी टू से दिस, बट हो क्या रहा है ना कि डॉक्टर्स को भी पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं, आप हमारा ये टारगेट पूरा करिए, आपको श्रीलंका की फ्लाइट है ना, श्रीलंका टूर मिलेगा, आप यूरोप घूम के आ जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस कर बन चुका है जो कि तबाह कर रहा है इस पूरे हेल्थ सेक्टर को। मैंने अभी जब बात चली उसी में मैंने तलाश किया, तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जो फूड एंड ड्रग्स को कंट्रोल करता है। कहाँ है वो, क्या कर रहा है, नहीं पता। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जिम्मेदारी है ड्रग्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की, कहाँ है वो, क्या कर रहा है, नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि सर मैं जब यूट्यूब ऑन करती हूँ हजारों वीडियोस ऐसे हैं जिनमें मुझे बताया जा रहा है कि शुगर की दवाइयां बंद कर दीजिए, आप ऐसे ऐसे फॉलो करिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप बीपी की दवाइयां बंद कर दीजिए, आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अरे व्हाट द डिपार्टमेंट इज डूइंग? ये लोगों के ऊपर कौन लगाम लगा रहा है? कोई भी दवा दे रहा है, बोला आपके बाल उगाएंगे, ये दवाइयां खा लीजिए। पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट चले जा रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम भरे पड़े दवाइयों से। सर ये तो हम जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनकी चेकिंग हो गई और उनकी चेकिंग करके आपने लिस्ट बना दी कि ये दवाइयां जो है वो गलत है। पर इसके अलावा भी कुकुर मुत्तों की तरह, जैसे बारिश में छोटी छोटी झाड़ियां उगाती है ना सर, वैसे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भरमार पड़ी हुई है सजेस्ट करने वालों की कि आप ये दवा ले लो, आप ये दवा ले लो, मेरा कॉम्बिनेशन है, मैंने ये मिलाया। अरे मेथी दाना भी 25 दिन से ज्यादा खाना नुकसानदेह है, पर वो बताए जा रहे हैं कि साल भर पियो आप मेथी दाना। अभी क्या होगा शरीर के अंदर जाने के बाद वो भगवान ही जानता है। लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसको कोई लेना देना सर अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ये लोग कुछ देख रहे हो, कहीं कुछ कंट्रोल हो रहा हो। देख क्यों नहीं रहे आप? बहुत बढ़िया, बहुत अनिल जी देख क्यों नहीं रहे? बहुत बढ़िया, सब कुछ हो रहा है आपके सामने, आप देख रहे हैं। वाकई इसमें वाकई पिंकी जी ने जो कहा है सोशल मीडिया में तो भरमार है। उसमें अगर उसमें कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों को लेकर भी लोग आके अपना ऐसा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और लोग उसके कहने पर वो दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक मैटर है, लेकिन अभी जो ये मैटर अगर जो प्रॉपर डॉक्टर अगर वो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो भी लेने पे अब जनता डरेगी। यहाँ पर सोचिए कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ ये दवाई प्रॉपर उस मानक की है कि नहीं। आखिर सरकार क्यों आंखें मूंद कर बैठी हुई है? क्यों ये चीजें इस तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, जबकि पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान भारत योजनाएं आप लोग की चल रही, उसी के तहत कितनी सारी दवाइयां वहां पर गरीब लोगों से लेकर अमीर लोगों तक के सभी लोगों को, जो भी पेशेंट जाते हैं उनको लगाई जाती होंगी। तो फिर आखिर क्यों सरकार इसमें आंख मूंद कर बैठी हुई है? इतना गंभीर मुद्दा है। जितने भी वक्ता ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, हर बात में वजन है। लेकिन मैं एक बात को जो मैं पहले कह रहा था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। जिस लेवल पर जितना भी हम जागरूक हो सकते हैं, सरकार अपना काम करेगी, कर रही है और करेगी भी। अनिल जी करना भी कह रहा हूं, ठीक है आपकी बात मान रहा हूं, ठीक है, नहीं ठीक है अनिल जी, नहीं अनिल जी एक सेकंड, अनिल जी समय का, ठीक है, जनता को भी जागरूक होना होगा, जनता जागरूक हो रही है। मुझे अभी ये बताइए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, बस आप ये मुझे बताइए। आप मैं वही बात सर उस जिले की जनता जो आदिवासी जिले हैं, जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं,
बिना पढ़े और जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो नहीं जागरूक हो सकते, वो तो पर्चा लेकर के दवाई की दुकान से अपने गमछे में लपेट करके दवाइयां और उसके स्ट्रिप्स और पीने की और लगाने की जो दवाइयां औषधि होती वो लेके जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं और जो बड़े लोग हैं समाज के, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पीछे लग जाएंगे लोग, मैं नाम नहीं, इन्हीं की दुकानें होती हैं सर। सामान्य आदमी भी इसका लाइसेंस नहीं ले सकता और इतनी बड़ी दुकान बीच शहर में, बीच चौराहे में बोर्ड लगा के नहीं बेच सकता और सबकी मिलीभगत चलती है। अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो वो अधिकारियों से मिलगी, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, इज्जतदार है उस शहर का, उसे बचा ले जाएगा और उसका धंधा फिर चालू हो जाएगा। छोटा आदमी कंप्लेंट नहीं कर सकता सर। जवाब इसमें एक लाइन में और जोड़ देता हूं, ठीक है, बहुत गंभीर, ठीक है, मेरी आवाज जनता के उसमें जाना चाहिए कि इसे रोको सर, इसे रोको, नहीं तो आप सिर्फ वार्तालाप कर सकते हैं और हमें बिठा सकते हैं, लोग मरते जाएंगे। वो शख्स नहीं कि जो जिसको पढ़ना नहीं आता, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी इन चीजों को नहीं समझ सकता, क्योंकि दवाइयों के जो 80% जनता है, ये 80% है, जनता नहीं समझ पाएगी। मैं भी उन चीजों को नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। एक जो बायो करके रखा है वो शायद इन चीजों को समझ जाए, लेकिन जिसने मैथ्स की पढ़ाई की, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वो दवाई की कॉम्बिनेशन को नहीं समझ पाएगा। जो डॉक्टर पर्चा देगी, पर्चा लेके दुकान में जाता है और दवाई लेके घर चला आता है वो। तो अनिल जी, जनता तो अपनी जिम्मेदारी समझेगी, सरकार क्या करी मुझे आप ये बता दीजिए। आप भागीरथ जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि सरकार ने अपना काम करना है, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट तौर से जहां भी जिसकी गलती पाई जाए उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अब जैसे मानो सपोज करो कि अभी पूर्व वक्ता भी हमारे बोल रहे हैं, सच्चाई भी है कि जो नकली दवाइयां हैं, जो बिल्कुल जिस देहात के बाद जहां की बात करें, जो बहुत गरीब जो देहात है, तो बिल्कुल वहां पर परचून की दुकान पर भी दवाइयां मिल जाती हैं, लोग परचून की देती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस लेवल पर जितनी भी जागरूकता बढ़ेगी उतना भी इन कंपनियों पर अंकुश लगेगा। सरकार ने अपना काम करना ही करना है। सरकार के साथ साथ में अगर हम भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते जहां भी जितनी भी जो भी व्यक्ति सावधानी बरत सकता है, अगर वो सावधानी बरतेगा तो कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लगना यहां से भी जनता की तरफ से शुरू होगा। और सरकार ने तो अपना काम करना ही करना है और सरकार को भी निश्चित तौर पर जो भी ऐसा कहा है, सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट रही है, ना हटेगी। और लेकिन हम जब तक, अब एक सवाल दवाइयों का ही नहीं है, अगर मिलावट की बात करें तो दूध में मिलावट है, मिलावट की बात करें तो घी में मिलावट है, मिलावट की बात करें सब्जियों में मिलावट है, मिलावट की बात करें दालों में मिलावट है। आज अगर हम देखा जाए तो पूरे नहीं होनी चाहिए मिलावट, तो तीनों भी नहीं होनी चाहिए और दवाई में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात, लेकिन जो नकली दवाइयां बना रहे हैं, जो नकली दवाइयां बना रहे हैं और नकली दवाइयां सस्ती बिक करके वो जो केमिस्ट की दुकानें नहीं है उनको बेच जाते हैं, या अभी जो केमिस्ट की दुकान वाले भी मुझे लगता है भूल गया, अगर कोई नकली दवाई बना रहा है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी उसको पकड़ना। आप ऐसे बात करें, थर्ड पार्टी की बात करें, आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी जनता की। जो बना रहे हैं, अगर नकली दवाई भी बन रही तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर नकली दवाई ट्रेन में अगर कोई बिना टिकट के व्यक्ति बैठ जाए तो टीसी आके उसको पकड़ के ले जाता है कि आपके पास टिकट नहीं है। अगर कोई नकली दवाई बन रही है तो क्या जनता क्या सरकार को नहीं पता, पुलिस वालों को नहीं पता कि कहां पर नकली दवाई बन रही है? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, मैं सरकार की जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट है कि जो भी अधिकारी भी होंगे, बड़े से बड़े लोग होंगे, जो भी इसके अंदर शामिल पाए जाएंगे, सबके खिलाफ एक्शन होगा। आप एक्शन होता देखेंगे, एक्शन भी होना चाहिए और एक प्रॉपर एक सिस्टम बनना चाहिए कि जो प्रॉपर सिस्टम काम करे। क्योंकि अगर आप सिर्फ बरसात की तरह बस आके 2-3 महीने आप चेक करके चले आएंगे, मुझे लगता है ऐसा काम नहीं करेगा। आपको प्रॉपर सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, जो कि एक प्रॉपर वीकली मंथली एक उसमें प्रॉपर चेक करे ताकि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन रहे। उसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसमें सेलिंग तक के लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार को और पूरी तरह से उठानी पड़ेगी। लेकिन मुर्तुजा जी देखिए, अनिल जी बार बार कह रहे हैं कि जनता की जिम्मेदारी, सरकार की बात कर रहे हैं लेकिन सरकार की बात कम करें, जनता की जिम्मेदारी ज्यादा कह रहे हैं वो। मुर्तुजा जी देखिए, मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलिए। इस प्रकार से जनता पे आरोप ना लगाया जाए और एक्शन हम उस समय समझेंगे कि
कि जो दवाइयां अभी आकर के स्टोर में रखी हुई है, मेडिकल स्टोर में रखी हुई है, दवाइयों का भंडारण है, उसे फेंक दिया जाए, तब हम समझेंगे कि एक्शन हुआ है। नहीं तो इन्हीं जो दवाइयां बन चुकी है और जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, इनको अगर फेंकेंगे नहीं तो मालूम नहीं लाखों लोग मर जाएंगे, डायबिटीज के, ट्यूबरकुलोसिस के, कैंसर के, बुखार के, छोटे छोटे नन्हे बच्चे और गर्भवती माताओं के पेट में बच्चे, वो लोग भी पैरासिटामोल लेते हैं जब बुखार आता है। अगर आप इसको फिकवा देंगे तो हम समझेंगे कि ये एक्शन लिया गया और नई दवाइयां जो एक्शन दिखने भरा जाए, कहने पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक्शन दिखना चाहिए। आप जनता के ऊपर नहीं थोप सकते। जनता निर्दोष है, 100% निर्दोष है, छोटे छोटे बच्चे निर्दोष है, बुजुर्ग अनपढ़ निर्दोष है। ठीक है करण जी, आपने गंभीर बात की। ठीक है अनिल जी, समय कम है मेरे पास। मुर्तजा जी, आपकी पार्टी की सरकार भी कई सालों तक रही है, कैसे आप इन चीजों को कंट्रोल करते थे? क्योंकि ठीक है, अब सोशल मीडिया का जमाना, ये बातें बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। उस वक्त भी नकली दवाइयों की बात सामने आती थी, उस तब भी इस तरह की चीजों की बात सामने आती थी, लेकिन आपकी सरकार में इन चीजों को कैसे एक सिस्टम बना होता जो कंट्रोल करते थे? आप चाहे तो अनिल जी को उसका ज्ञान दे सकते हैं, आप समझा सकते हैं। मैं भागीरथ जी ठीक है, समय होगा तो आऊंगा आपके पास। मुर्तजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट तो नहीं कर लिया। हेलो जी, अब आ रही है आपके पास, कहें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी तो होना चाहिए। पब्लिक अवेयर होगी कैसे होगी बताइएगा आप? कुछ एडवर्टाइजमेंट्स बनाइएगा, कुछ जो है पेपर्स में डालिएगा। हर मेडिकल हॉल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कम एक पोस्टर तो लगा हो। वो पोस्टर में ये हो कि आप जो दवाई ले रहे हो वो दवाई जो है क्या सही दवाई है कि डुप्लीकेट दवाई है, कम से कम वो चेक कर लिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि हर जिले में देखिए ड्रग्स कंट्रोलर होता है, ड्रग्स कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, तो एक टास्क फोर्स बनाइए। वो टास्क फोर्स जो है फिर करके पूरे ऐसे मेडिकल शॉप से जो फार्मा कंपनी सप्लाई कर रही हैं सब स्टैंडर्ड की, उसको चेक किया जाए, सीज किया जाए, और सीज करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। उसको जो है दोबारा वापस मार्केट में लाने के लिए मत छोड़िएगा, तभी जाकर के कुछ कॉन्क्रीट काम होगा। आप सोचिएगा, ये हेल्थ इश्यू है, इसके ऊपर जो है बुजुर्गों की, बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। इसके लिए जो है सरकार को गंभीर होना चाहिए और गंभीर होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस या किसी और अन्य पार्टियों की बात नहीं है, ये आपकी और हमारी बात है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो कम से कम खाली पब्लिक को अवेयर आप चैनल पे बैठ करके प्रवक्ता होकर के ये कहेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए जो है एक बाकायदा एक प्रोग्राम बनाइएगा, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाइएगा। ठीक है, जवाब ले लेते, फिर मैं अलमाजी के पास जाऊंगा एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। अनिल जी, जवाब दीजिए संक्षेप में। आदिवासी जगहों पे लोग गमछे में लगा करके जाते हैं, तो कम से कम वहां तक तो आपकी आवाज पहुंचे। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, जवाब संक्षेप में। बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जागरूकता अभियान चलना चाहिए और हर जगह पर चलना चाहिए। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी सरकार, जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर कांग्रेस सरकार, और जहां पर अन्य दलों की सरकार है अन्य दलों की सरकारें जागरूकता अभियान चलाएं। और हमको मैं जनता की जिम्मेदारी नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ जो मैं बिल्कुल मेरे भाई ने कहा कि इसकी हमें जागरूकता की आवश्यकता है, और उस जागरूकता के अंदर हम सबको मिलकर के भी जागरूकता करनी चाहिए, जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये जो नंबर 2 का काम करने वाले हैं उनके प्रोत्साहन तक कहीं ना कहीं हमारी सबसे ज्यादा सरकार को जागरूक होना चाहिए, सबसे ज्यादा सरकार को जागरूक होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, जब भी मैं आपसे सवाल करता हूं आप उसमें जनता की बात ज्यादा कर देते हैं। वही तो जनता नहीं समझ। देखिए जनता केले नहीं खरीद रही कि केले देख के समझ जाए वो कि केला खराब है कि नहीं खराब है। जनता दवाई खरीदे, दवाई नहीं समझ सकती वो कि वो खराब है क्या है। लेकिन पर भी अलमाजी, मैं चाहूंगा देखिए जनता देख रही बहुत सारी, कैसे जनता चीजों को समझ सके कि जो दवाई ले रही है वो दवाई ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। क्या कोई एक पैमाना है जिससे समझ सकती है जनता, या फिर इसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी कम है, या फिर ये नकली दवाई है? कैसे समझ सकती है अलमाज जी? नहीं, ये चीज सालों से हूँ और मैं इस बेस पे कह सकता हूँ कि ये कई बार एक फार्मा में रहने वाले इंसान के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो ये पता लगा पाए कि कौन सी दवाई डुप्लीकेसी में है या प्योरिटी में है। कई बार दवाइयां कंज्यूम कर रहे होते हैं और आप उसको डिफरेंस भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार उनकी लेबलिंग भी काफी सिमिलर होती है, तो कंपनीज की आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जैसा कि आपके यहाँ भी कहा भी गया, कई लोगों ने बोला कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं
वो भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद कई लोगों को जानता हूं जो हाईली एजुकेटेड है लेकिन फार्मा या बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है। वो मुझे पर्सनली खुद से पूछ रहे होते हैं कि किस कॉम्बिनेशन की दवाइयां लें, किस कंपनी की दवाइयां लें। वो मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सोशल अवेयरनेस हो सकती है या फिर एक रेगुलेशन अथॉरिटीज को, जैसे कि इसके अंदर अभी आप एक एक्ट है जो आप जानते होंगे, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ये एक्ट लाया गया था कि किसी भी दवाई को आप उसके एक जादू या तंत्र मंत्र से या चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो लोकल लेवल पे लोगों ने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करी हैं। वो वेबसाइट पे जाके लिख रहे हैं सेक्सुअल प्लेजर के लिए पीने से एनलार्जमेंट कर सकती है हमारी दवाइयां। ये एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन है। वो आप वेबसाइट पे जाइए, लिखा हुआ है कि अगर आपको पीने साइज इंक्रीज करना है तो हमारी दवाई लीजिए। ये देखिए कितना बड़ा क्लेम है। इस तरीके की बहुत सी ऐसी दवाइयां, जैसे कि अभी आपने एक दवाइयों की बात करी। दवाइयां आप जैसे मैं एक आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। कुछ दवाइयां जो अच्छी होती हैं वो जब आप निकालते हैं ना स्ट्रिप से, वो टूटती नहीं है। लेकिन सब स्टैंडर्ड दवाइयां क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा दवाइयां निकाल रहे हैं तो हाथ में ब्रेक हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर अच्छा बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला गया। तो ये मुझे पता है लेकिन और लोगों को नहीं पता। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जब दवाई अगर आप निकाल रहे हैं खोखे से, तो अगर वो टूटी हुई थी इसका मतलब वो उसकी क्वालिटी खराब है। क्या जनता इस चीज को ये समझे ऐसे सिंपल शब्दों में? अलमाज जी देखिए, ये बाइंडिंग एजेंट का काम होता है। हाँ। जो दवाई को बांध के रखता है। हाँ। तो ये बाइंडर कई दवाइयों में अवेलेबल होता है। बहुत सी दवाइयां जो है बाइंडिंग के लिए डाली जाती हैं। आप जिन दवाइयों में अच्छा बाइंडिंग एजेंट नहीं होगा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, तो उन दवाइयों का क्या होगा, वो बहुत जल्दी सेम ठीक है। और दूसरी क्या कमियां हो सकती है जो डुप्लीकेट दवाई हो या फिर जिसकी क्वालिटी कम हो? जैसे कलर, जैसे हम लोग अभी फार्मा में देखते हैं कि एक वन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि अगर सही कलर कोटिंग नहीं है, ये कभी भी स्टैंडर्ड अच्छी कंपनी जो होगी अपने कलर्स में, यानी कलर जो है ऑरेंज कलर अगर है, करंट आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, लाइट ऑरेंज नहीं होगा, ठीक है, तो कलर चेंज नहीं होगा। या फिर आप कई बार देखते हैं ब्रिटल हो जाती है, ब्रेक हो रही है साइड से, हल्का सा क्रैक आ गया, वो दवाइयों में नहीं होता। कई बार आप देखेंगे कि आपके जो रैपर्स हैं, मैं कई बार देखता हूँ कंपनीज, कई फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, जब नियर बाई एक्सपायरी होती है तो उनको कटिंग करके बेच देते हैं। तो कभी भी कोई परचेज कर रहा है वो देखें कि उसकी एक्सपायरी क्या है, उसकी लेबलिंग तो कहीं वॉश ऑफ नहीं हो गई है। बिल्कुल इन चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दो तीन जो चीजें आपने अहम बताई, मुझे लगता है जनता के लिए वो बाकी बहुत फायदेमंद हो। करण जी, समय समाप्त हो गया, लेकिन पर भी थोड़ा सा आप जो भी कहना चाह रहे हैं संक्षेप में कह दीजिए आप, कुछ सेकंड में, 10-15 सेकंड में। 10 सेकंड भाई साहब, 10 सेकंड। देखिए पूरे दिन लोग बाग दवाई गोली खाते हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट के समय डायबिटीज वाली है, शाम को डायबिटीज की है, ब्लड प्रेशर की है, शाम को भी है, पेट दर्द की है। छोटे छोटे बच्चों को दवाइयां पिलाई जाती हैं, पैरासीटामोल से संबंधित गोलियां दी जाती है। एक्शन तो हम उस समय समझेंगे कि ये पूरा भारत देख रहा है ये चैनल को, कि ये नकली दवाइयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे लोग बाग दुकानों से दवाई खरीदते हैं और लोग मरने लगते हैं और यह असर नहीं होता है, गुणवत्ता से कम है। आज ही रात को जितने मेडिकल स्टोर है मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, वहां छापे पड़ना चाहिए, वहां से सैंपल कलेक्शन करना चाहिए और उन्हें जांच में अगर पाया जाता है तो उन लोगों को भी उनकी जिम्मेदारी है। जहर बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया है सरकार ने, संविधान में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल वाकई सख्त कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए। और जैसा आप कहते हैं वो सारी दवाइयों को नष्ट करना भी बहुत जरूरी है। पेपर में लोगों को ये पढ़ने में आना चाहिए कि एक्शन लिया गया। बिल्कुल सिर्फ कहने पे नहीं, एक्शन होता हुआ भी दिखाई देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अनिल जी, मुर्तुजा जी, मोहम्मद अलमाज खान जी, डॉक्टर करण पिपरी जी, पिंकी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई एक बहुत गंभीर सवाल है जिस तरह से यहां पर अब रिपोर्ट सामने आई है। सरकार जो उसकी एक बॉडीज होती है, वो बॉडीज क्या कर रही थी, क्यों इन चीजों के साथ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बहरहाल। लेकिन अब जब चीजें सामने आई है तो सरकार को सख्त कदम यहां पर उठाना चाहिए। और जिन्होंने इस तरह की जरूरत की है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या नकली दवाई बनाने वाले हो, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए और इन नकली दवाइयों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए ताकि फिर से ये मार्केट में ना आ जाए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।